हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th क्लास में डिबेंचर्स में कुछ ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम्स में आते ही आते हैं और पिछले 10 सालों में उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसके कुछ 4-5 क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम 2022 में रिडेम्पशन का। अच्छा, रिडेम्पशन का कुछ पार्ट कट चुका है, लेकिन ये जो सिंपल रिडेम्पशन होता है इशू वाला, ये एग्जाम में जरूर आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं डिबेंचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम्स हो इन क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, इशू 50,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडेमेबल एट पार। 4 केस दिए हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इशू 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 7% प्रीमियम, रिडेमेबल एट पार। Issued 1,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम, रिडेमेबल एट 8% प्रीमियम। Issued 500 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडेमेबल एट 10% प्रीमियम। पूरा रिडेम्पशन का टॉपिक है। देखो, सबसे पहले जब भी रिडेम्पशन का क्वेश्चन आए तो मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। आपका जैसे फर्स्ट केस है, कितने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 50,000। ठीक है, 9% डिबेंचर वैल्यू 100 है। इशू काय पे किया है वो लिख लो, तो इशू एट पार है ऐसे, एंड रिडेम्पशन काय पर है तो रिडेम्पशन एट पार है। ठीक है, इन सब के बेसिक आपको एंड स्क्रीन पर मिलेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हो तो एंड स्क्रीन पर देखिएगा, आपको सबके बेसिक्स मिलेंगे। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, थोड़ा इसमें भी बता रही हूँ और डिटेल में एंड स्क्रीन पर। देखो, 50,000 डिबेंचर से ये भी ध्यान रखना कि नंबर ऑफ दिया है कि रुपीस दिया है। यदि रुपीस दिया हो तो मल्टीप्लाई मत करना। अभी नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हैं, इशू एट पार, लमसम की एंट्री। देखो, शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस कितना होता है। शेयर में जब हम लिखते हैं तो शेयर कैपिटल लिखते हैं, डिबेंचर्स में कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता। सबसे पहले ये ध्यान रखना। पहले डिबेंचर की 2 एंट्री बना लो। डिबेंचर की 2 एंट्री कौन सी, एक तो इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, पूरा लिखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव लमसम, नरेशन तो लिख लेंगे। कितने, 50,000 इंटू 100, कितना हुआ ये, 50 लाख। फिर ड्यू की एंट्री बनाएंगे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। यहां ड्यू की एंट्री में कैपिटल वर्ड नहीं आता। अगर ये शेयर की एंट्री होती तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लमसम की एंट्री। यहां पे भी लमसम की एंट्री बनेगी, सारा पैसा एक साथ मिल गया है, ये 2 एंट्री बनेगी। यहां लिखना लमसम अमाउंट ड्यू एंड रिडेम्पशन एट पार, ऐसा लिखना। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, जब भी रिडेम्पशन एट पार आ जाए तो आपको रिडेम्पशन के लिए अलग से कोई एंट्री नहीं करनी है। आप सिर्फ री इशू की इशू की एंट्री बना दीजिएगा।
जब भी रिडेम्पशन एट पार होगा तो रिडेम्पशन के लिए अलग से कोई एंट्री पास नहीं होती है, सिर्फ आप अपनी इशू की एंट्री बना के छोड़ दीजिएगा। क्लियर? ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड फिर से देखते हैं। सेकंड केस में बोला है नंबर ऑफ डिबेंचर इस बार है 10,000, 8% डिबेंचर 100 रुपीज। इस क्वेश्चन के बाद आपको रिडेम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 7% प्रीमियम इशू जो हुए हैं वो 7% प्रीमियम पर हुए हैं एंड रिडेम्पशन एट पार। अब इस बार जो केस है, टोटल 6 केस होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें से 3 तो रिडेम्पशन एट पार के होते हैं, जिसमें सिर्फ हमको ये 2 ही एंट्री बनानी है, लेकिन इशू करते वक्त इस बार प्रीमियम है। ध्यान दो, इशू करते वक्त इस बार क्या है? प्रीमियम। ठीक है, देखो मैं इसी में करती हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रही हूं यहीं पर। सबसे पहले 100 प्लस 7 कितना होगा? 107। 107 कहां से आए? प्रीमियम। अगर प्रीमियम हो तो प्लस कर देना और डिस्काउंट हो तो माइनस कर देना। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर आपने 107 रुपए में इशू किया है, तो 10,000 इंटू 107, तो क्या अमाउंट आएगा आपका? 107012, 10,70,000। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, 9 की जगह इस बार कितने परसेंट डिबेंचर है? 8%। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,70,000। क्लियर? अब सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे? ये 8% हो गया, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, और साथ में लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिख देंगे साथ में बेटा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम होता है तो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट होता है तो डेबिट होता है। अब यहाँ पे 10,000 का एक बार 100 से, 10,000 का एक बार 7 से, 10,000 का एक बार 107 से। तो देखो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पूरे ये आ जाएंगे 10,70,000। 8% डिबेंचर्स में हमारा 10 लाख, और यहां आ गया हमारा 70,000। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्यों? आगे चलकर रिडेम्पशन एट पार लिखा है। क्या लिखा है? रिडेम्पशन एट पार, रिडेमेबल एट पार। रिडेम्पशन का मतलब समझ में आता है आप लोगों को बेटा? देखो, जब कंपनी ने आपको डिबेंचर्स दिए थे तो 107 रुपए में दिए थे, है ना? आपने 107 रुपीज यदि दिए थे तब मैंने आपको एक डिबेंचर दिया था। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी आपको डिबेंचर इशू कर रही है 107 रुपए में, और जब आपने 5 साल 10 साल बाद वापस अपना पैसा मांगा तो कंपनी ने 100 रुपए के हिसाब से ही आपको पेमेंट किया है। ठीक है, पहले इशू करते वक्त 107 रुपए में दिया, और जब रिटर्न हुआ तो 100 रुपए में ही आपको वापस कितने रुपए मिले? केवल 100 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कंपनी का बेनिफिट की लॉस? सोचकर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बताऊं? चलो अभी बताते हो, पहले एंट्री कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बताते हो। ये क्लियर है? ठीक, क्योंकि अभी अगले पॉइंट में आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि किसका प्रॉफिट और किसका लॉस हो रहा है। थर्ड, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रिडेम्पशन एट पार के वक्त यहां पे अलग से कोई एंट्री नहीं बनाना है। अब देखना थर्ड केस, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। इशूड नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 1000, 9% डिबेंचर वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, इशू करते वक्त
5% प्रीमियम एंड रिडेम्पशन करते वक्त 8% प्रीमियम। ये देखो, पहले इसको समझो कि कौन सा केस है। इशू 5%, मतलब इशू करते वक्त प्रीमियम पर हमने इशू किया था। पहले से इतने से काम चलाना, इसको कभी मत पढ़ना। पहले शॉर्टकट बता रही हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर इस तरीके से लिखा हो इशू करते वक्त भी और रिडेम्पशन करते वक्त भी, अच्छा रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता है, या तो कंपनी आपको 100 रुपए में रिटर्न करेगी या 105 पे, ठीक है। यहां पे इशू एट प्रीमियम है और रिडेम्पशन एट प्रीमियम है। पहले इसको मत पढ़ना बेटा, पहले सिर्फ इशू को पढ़ना, इतने से काम करना। पहले कैसे करोगे, देखो पहली एंट्री 100 प्लस कितने रुपए, 5% यानी कि 5 रुपए। तो पहली एंट्री कितने से होगी बोलो, 105। जब भी आपको रिडेम्पशन का क्वेश्चन आए, आप कभी भी पहले रिडेम्पशन के लिए कुछ मत करना, पहले इशू की 2 एंट्री बना लेना। क्या करना, पहले इशू की 2 एंट्री बनाना। ध्यान से सुनना, इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 रुपए की प्रीमियम है, कितना हुआ बेटा 105। तो 1000 है ना, 1000, 1000 इंटू 105, ठीक है। हमें टोटल कितने पैसे मिले, 1,05,000। फिर यहां लिखेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 1,05,000, यहां पे 1,00,000 और यहां पे 5,000। कैसे आया, 100 रुपए का डिबेंचर हमने 105 रुपए में बेचा है। कंपनी 100 रुपए की जगह आपसे 105 रुपए ले रही है। कितने रुपए ले रही है, 105। तो कंपनी को प्रीमियम पर फायदा होता है, प्रीमियम क्रेडिट होती है, ठीक है। कब करते वक्त, इशू करते वक्त, ठीक है। अब 105 में आपको दिया था, ठीक। अब मान लीजिए 5 साल बाद रिडम्पशन हुआ, तो जो चीज हमने 105 में खरीदी थी, ध्यान से सुनिएगा, 105 में खरीदी थी, रिडेम्पशन करते वक्त कंपनी को आपको उसके 108 रुपए देने पड़े, तो कंपनी का लॉस हुआ। जो सामान के हमने 105 रुपए में आपको दिया था, उसी सामान के जब हम लौटा रहे हैं आपको आपके पैसे, तो एक डिबेंचर के बदले में 105 नहीं बल्कि 108 रुपए लौटा रहे हैं। रिडेम्पशन का मतलब ये कि आप अपना पैसा वापस ले रहे हो और आपके डिबेंचर कंपनी को रिटर्न कर रहे हो। तो 105 रुपए के बदले आप 108 रुपए, तो 3 रुपए कंपनी का लॉस हो रहा है ना। अब 3 रुपए नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रिडेम्पशन करते वक्त कितनी प्रीमियम है। तो रिडेम्पशन करते वक्त कितनी प्रीमियम है, 8%। फिर से समझना, पहले इशू की एंट्री बना ली, ये इशू एट प्रीमियम हो गया। क्या हो गया ये, फिर से बोलो, इशू एट प्रीमियम। इतना क्लियर है। 100 रुपए का डिबेंचर 105 में इशू किया। अब रिडेम्पशन की बात करती हूं, तो 100 प्लस 8, 108, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8%। कितना परसेंट, 8। डायरेक्ट क्या करना, नीचे एक लाइन लिख देना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 8%, किसका 8%, फेस वैल्यू। या तो 8 रुपए का 1,000 से इंटू करूं, या डायरेक्ट इस 1,00,000 का 8% निकाल दूं, यानी कि 8,000। जो जब भी प्रीमियम पर रिडेम्पशन होगा बेटा, रिडेम्पशन 2 ही कंडीशन में होता है, या तो रिडेम्पशन एट पार या रिडेम्पशन एट प्रीमियम। पार होगा तो कुछ मत करना, प्रीमियम हो तो नीचे एक लाइन लिखना और वही लाइन यहां डेबिट में करके लिख देना, लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स। कितने? यही 8,000। नरेशन लिख देना, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट 8% प्रीमियम। क्लियर हुआ? पहले काय की एंट्री बनाओगे? इशू की। इशू की एंट्री बनाने के बाद अलग से जितना बोले उतना नीचे फेस वैल्यू का और ऊपर एक लाइन ऐड कर देना। नीचे ऐड करना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऊपर लिखना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जिसका बेसिक कंसेप्ट नहीं हो तो वो एंड स्क्रीन पर जाकर देखना, आपको इसका पूरा बेसिक मिलेगा, वहां से कवर करना। फिर नेक्स्ट एक और केस बचा है बेटा, लास्ट, इसे भी देखते हैं। लास्ट केस, फोर्थ। ये रिडेम्पशन के 4 केसेस तो हो गए आपके। अगर इस तरह से 3-4 केस आएंगे तो बिल्कुल 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स में वैसे आता नहीं है, 4 मार्क्स में, पर ये आया हुआ है 5 से 6 मार्क्स में। लास्ट केस, फोर्थ, यहां लिखा है इशू 500 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट 10% डिस्काउंट। कितने परसेंट डिस्काउंट? ध्यान से देखो, 10% डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम। ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू काय पे हुआ था बेटा? डिस्काउंट पे, और रिडेम्पशन काय पे हुआ? प्रीमियम पे। घबराना नहीं, दोनों काम एक साथ मत करना, बस इतना याद रखना। पहले काय की एंट्री बनाना? इशू की। 100 रुपए में से 10% डिस्काउंट है तो ऐसे लिख देना 100 माइनस 10 90। इधर का अभी पढ़ना ही नहीं, इधर को अभी रख, पहले से भी इतना पढ़ना। फर्स्ट एंट्री जल्दी से बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही बनेगी। नरेशन लिख लेना, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, लमसम मनी रिसीव्ड। 500 इंटू कितना करूं? 90। यदि प्रीमियम होता है तो प्लस करना, डिस्काउंट हो तो क्या करना? माइनस। 500 डिबेंचर्स 90 रुपए के हिसाब से हमने इशू करे तो 9 5 सा 45,000 रुपीज हमें मिले। ठीक, पहले इशू की एंट्री बनाना बेटा। फिर सेकंड, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब 500 इंटू 100, 500 इंटू 10, 500 इंटू 90। 90 से करेंगे तो 45,000, 10 से करेंगे तो 5,000, 50,000। अगर ये केस आए इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार, ध्यान से सुनना, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार, पूरा रिडेम्पशन समझा दिया मैंने वापस से इसमें। इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार, तो बस ये इतना ही छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अभी इशू एट डिस्काउंट है और रिडेम्पशन एट प्रीमियम है। मैं हमेशा शॉर्टकट इसका सिर्फ इतना बताती हूं कि भाई पहले आप इशू की एंट्री बना लो, फिर उसके बाद रिडेम्पशन क्या है 10% प्रीमियम पर, तो फेस वैल्यू कितनी है 50,000। 50,000 का कितना निकाल लो 10%, यहां एक लाइन लिख दो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, और यही 5,000 यहां ऊपर लिखना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए
5,000। आप इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हो, पर ऐसे लिखेंगे तो भी सही है। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम। ये पूरा फंडा क्लियर हो गया रिडेम्पशन। हमने ये भी देख लिया कि क्वेश्चन में कैसे आते हैं। आपको 2 केस, 1 केस जरूर आएंगे। इस क्वेश्चन से आपका पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है 2022 का। इसमें बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिबेंचर में प्रोराटा और रिटर्न दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टॉपिक को भी हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ Z लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। Z लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at premium of 10 rupees per debenture. The full amount was payable on application. मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांगा है। Application were received 15,000. Application for 3,000 debenture were rejected and the application money was refunded. Debenture were allotted to the remaining applicant on a pro rata basis. ठीक है, एक और है पर उसको पर हम बाद में पढ़ते हैं। पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन को, इसका फर्स्ट पार्ट। देखो यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है, पर कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप समरी बना लो छोटी सी कि नंबर ऑफ डिबेंचर हम कितने इशू करना चाहते हैं। तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करना चाहते हैं 10,000। 9% डिबेंचर वैल्यू है 100 और प्रीमियम है 10 रुपए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 15,000 ओवर आ गई। 10 की जगह कितनी आ गई? 15,000। और ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमने 3,000 डिबेंचर्स को क्या कर दिया है? रिजेक्ट। इन्होंने कहा कि 3,000 डिबेंचर्स को तो हम रिजेक्ट कर देंगे और जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं उनको एडजस्ट कर रहे हैं प्रो राटा बेसिस। अब इसका मतलब समझो आप। जब लमसम होता है, ध्यान से सुनना, जब लमसम होता है तो प्रोराटा तो हो ही नहीं सकता। भाई मुझे 10,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं और 10,000 डिबेंचर का पूरा पैसा 100 और 10 रुपए प्रीमियम 110 रुपए मुझे पूरे मिल गए हैं। देखिए एप्लीकेशन का पैसा आप कहाँ एडजस्ट करते हो? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट का पैसा आप कहाँ एडजस्ट करते हो? फर्स्ट कॉल पे। मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है, आपने मुझे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मेरी क्लासेस मार्च तक चल रही हैं, आपने मार्च तक मुझे 1,000 रुपए के हिसाब से पूरे 5,000 रुपए दे दिए। ठीक है, कितने दे दिए? 5,000 रुपए। और मैंने फीस बोला है 4,500 रुपीज। मैंने कहा 5 महीने की फीस 4,500 रुपीज है, आपने मुझे पूरे 5 महीने के 5,000 रुपए दे दिए। तो मैं अगर मुझे सिर्फ 5 महीने ही कोचिंग पढ़ाना है या आपको क्लासेस लेनी है मुझे, तो मेरी फीस मुझे पूरी रिसीव्ड हो गई ना 4,500। तो बाकी पैसा मैं क्यों एडजस्ट करूंगी? मुझे 500 रुपीज रिटर्न ही करने होंगे। जहां तक मुझे पैसा चाहिए आपने मुझे मार्च तक का पैसा दे दिया है, आपने मुझे पूरे 100 रुपए के हिसाब से ही पैसे दे दिए हैं। तो मेरे पास एडवांस एडजस्ट करने का काम ही नहीं बचा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सारा ही पैसा मैं ले चुकी हूं आपसे। तो फिर मैं एडजस्ट कहां करूंगी? तो लमसम वाली कंडीशन में अगर ये इस तरह से आपको लिख कर दे तो आप कंफ्यूज मत होना। आप 10,000 को रखेंगे, बाकी के पूरे 5,000 ही डिबेंचर को क्या कर देंगे? रिटर्न। आप यहां पे कुछ भी पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे। आपके पास 10,000 डिबेंचर्स थे,
आप 10,000 डिबेंचर्स ही, सुन लीजिएगा ध्यान से, 10,000 डिबेंचर्स का ही पैसा रखेंगे और बाकी सारा रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो सकता। मैं कहूं कि नवंबर का पैसा दिसंबर में एडजस्ट करूंगी, कहां से मैम, आपने पूरे 5 महीने का ही तो पैसा रख लिया है, एडजस्ट की बात ही नहीं होती। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना लमसम में कभी भी प्रोराटा नहीं होता है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली एंट्री तो रिसीव की बनेगी, पूरा 15,000 इंटू 110, तो 15,000 इंटू 110, यह आया आपको पूरे 16,50,000। पहली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। अब ध्यान से सुनना, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर लिखना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसके बाद टू बैंक। हमें जितना पैसा चाहिए उतना हम रख लेंगे। हमें 16,50,000 में से सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स का ही पैसा रखना है। हम 10,000 डिबेंचर ही इशू करेंगे, तो 10,000 इंटू 100 कितना होगा, 10 लाख। 10,000 इंटू 10 1 लाख, और 16,50,000 में से 11 लाख यदि माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 5,50,000। ये पूरा पैसा हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे कहीं पर भी प्रोराटा वाली बात नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर लमसम का क्वेश्चन है और इस तरह से आपको प्रोराटा बोले कि इतने हमने रिजेक्ट किए हैं, इतने हमने एडजस्ट किए हैं, मत ध्यान देना, पूरा आपका जितना है एडजस्ट करके बाकी सारा रिटर्न कर देना। नरेशन क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड एक्स्ट्रा मनी रिटर्न। क्लियर है, ध्यान रखना लमसम में क्या नहीं होता है, प्रोराटा नहीं होता है, चाहे शेयर्स का हो। इसी में एक और टॉपिक दिया है छोटा सा, उसके बारे में बात करते हैं। द कंपनी हैज अ बैलेंस। अधिकतर डिबेंचर में यदि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 टॉपिक देगा वो। द कंपनी हैज अ बैलेंस, उसी का सेकेंड पार्ट दिया है। कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 60,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। Loss on issue of debenture 1 lakh was written off as per the provision of the Company Act 2013। देखो इसको समझाती हूं। एक एंट्री बनेगी, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके बैलेंस है 60,000 रुपए का, और कंपनी के पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 1 लाख। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी जब प्रीमियम पे इशू करती है तो उस प्रीमियम के पैसे को कंपनी आगे चलकर जब डिस्काउंट देती है तो डिस्काउंट का पैसा प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है, और करती भी है। यहां पे कंपनी को इशू करते वक्त कंपनी ने डिस्काउंट दिया होगा, लॉस हुआ है तो 1 लाख रुपए। कितना हुआ है, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए राइट ऑफ करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी को कितने रुपए राइट ऑफ करना है, 1 लाख। लेकिन कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से केवल कितना पैसा है, 60,000। तो 1 लाख का लॉस में से 60,000 का रिकवर तो प्रीमियम से कर लेगी, बाकी जो बचा होगा वो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस से करेगी। किससे करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए, 40,000। बिल्कुल टॉपिक एग्जाम में आएगा, नरेशन लिख देना, राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
कभी भी कंपनी का लॉस यदि दिया हो और प्रीमियम दिया हो तो लॉस का पैसा किससे रिकवर करना? प्रीमियम से। अगर प्रीमियम पूरी 1,20,000 होती तो हम 1 लाख रिकवर कर लेते। प्रीमियम कम है तो P&L से रिकवर करना, प्रीमियम ज्यादा हो तो P&L से रिकवर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर देना। ठीक है, अब एक और टॉपिक छोटा सा करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। ये भी बहुत एग्जाम में आता है, एक परचेज कंसिडरेशन भी आएगा। ठीक है, तो पहले कोलेटरल सिक्योरिटी का एक टॉपिक देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। नेक्स्ट टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 21-22 में आया हुआ है, 2021-22 में। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया against the security of tangible assets. In addition to principal security, it issued 10,000 11% debenture of 100 rupees each as a collateral security. Pass necessary journal entry for the above transaction if the company decided to record the issue of 11% debenture as collateral security and show the presentation in the balance sheet of Youth Limited. देखिए, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है बेटा कि जब आपको बैंक से लोन लेना हो, कहां से लोन लेना हो? बैंक से। ठीक है, तो यदि हम बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ एज अ गिरवी रखना पड़ता है, मकान की रजिस्ट्री या खेत की रजिस्ट्री, कुछ भी, है ना। तो यहां पर हमने लोन लिया है। अगर आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री बोले, अच्छा ऊपर तो लिख देंगे ना इन द बुक्स ऑफ यूथ लिमिटेड करके, तो यहां पे फर्स्ट लिखना आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या आप चाहें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI लोन, ऐसा भी लिख सकते हैं। कितने रुपए का लोन लिया आपने? 15 लाख का। तो फर्स्ट एंट्री आपकी जर्नल ये बनेगी। ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम SBI, ये जर्नल एंट्री बनाना। ठीक है, अब आपने जो लोन लिया है उसके लिए आपने क्या किया? 11% डिबेंचर्स, है ना, 100 रुपए के हिसाब से 1,000 डिबेंचर्स आपने इशू किए। तो आपने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं 10,000 डिबेंचर्स, मतलब जो मेरे पास 10,000 के डिबेंचर्स थे जो मैंने इशू किए थे, वो मैंने एज अ सिक्योरिटी रखा है। डिबेंचर्स रखकर मैंने लोन लिया है, इसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपको सेकंड एंट्री क्या बनानी है? आपके जो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, जो आपने इशू करे थे वो आपने गिरवी रख दिए, तो आपको यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करना है। यहां पे आपको लिखना है डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। 10 कितने के डिबेंचर्स हैं? 10,000 के 100 के हिसाब से। ठीक है, 10 लाख। लोन आपने कितने का लिया है? 15 लाख, और आपने अभी कितना रखा है? 10 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा है। आप यहां पे लिख सकते हैं डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हमेशा ध्यान रखना, एक लोन की एंट्री बनाना और एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो डिबेंचर्स जो हैं वो हमने एज अ बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, गिरवी रखा है उनको और लोन लिया है, तो ये जर्नल एंट्री होगी। अगर आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री बोले तो इतनी बनाना। अगर आपसे बोले कि बैलेंस शीट बनाओ, क्या बोले? बैलेंस शीट बनाओ, तो फिर बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बनाने के लिए ऊपर पूरा लिखना, कौन है ये? बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड। ठीक है, अपन सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, तो ध्यान रखना सिर्फ लिखना एन एक्सट्रैक्ट। डिबेंचर्स पहले तो लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऐसे करके लिखना पूरा। फिर ये नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है तो लिखना नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या लिखना बेटा?
नॉन करंट लाइबिलिटीज, और ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहां लिखना ऐसे करके नोट नंबर और अमाउंट। नोट नंबर में यहां लिखना नंबर 1 और यहां लिखना 15 लाख। क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने लोन लिया है ना 15 लाख का, तो ये 15 लाख का लोन आपको, और इसका नोट्स नंबर पूरा नीचे बनेगा नोट्स टू अकाउंट। सिर्फ लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहले ऐसे लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना सेक्योर्ड लोन फ्रॉम SBI। ये जो आपने 15 लाख रुपए का लोन लिया है, ये 1 नंबर डाल के यहां पे बताया है मैंने कि 15 लाख रुपए का जो लोन लिया है वो सेक्योर्ड लोन है SBI। सेक्योर्ड क्यों? क्योंकि यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपने डिबेंचर जो दिए हैं वो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद और क्या करना है, इसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपके पास 10,000 के 11% जो डिबेंचर्स थे 100 रुपीज के, ठीक है, वो डिबेंचर आपके पास थे। देखो यदि आपके पास डिबेंचर्स हैं तो आपको क्या करना था, यहां शो करना था, बट आप तो सिर्फ 15 लाख का लोन ही शो कर रहे हो, डिबेंचर तो शो कर ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो डिबेंचर्स मेरे सस्पेंस अकाउंट में चले गए हैं। कहां चले गए हैं? सस्पेंस अकाउंट में। क्यों चले गए? क्योंकि मैंने वो डिबेंचर्स एज अ डिपॉजिट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब सिर्फ ये है, फिर से समझना, कि मैंने लोन लिया, बदले में अपने डिबेंचर्स गिरवी रखे, तो अब डिबेंचर्स का पैसा मैं बैलेंस शीट में शो नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स जितने के थे 10 लाख रुपए के, वो 10 लाख मैंने डिबेंचर सस्पेंस, यानी कि क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस इसलिए क्योंकि वो मेरे पास अभी मेरे डिबेंचर है ही नहीं, वो मैंने बैंक में डाल दिए हैं, गिरवी रख दिया है, तो उसमें मुझे पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी। तो मैंने सिर्फ केवल ये शो किया है कि मेरे पास अभी सिर्फ 15 लाख का लोन ही है, तो ये 15 लाख का लोन, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है तो या तो जर्नल एंट्री आएंगी या इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक छोटा सा MCQs है इस तरह से, ये देखो CBSE 2020 में आया हुआ है कोलेटरल सिक्योरिटी का, ठीक है। देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक छोटा सा MCQ इस तरह से भी आ सकता है, वाश्य लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। 30,000 के डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए फॉर अ लोन ऑफ 25 लाख। लोन कितने का लिया है? 25 लाख का, और डिबेंचर्स कितने रखे हैं? 30 लाख के। फिलिंग द ब्लैंक फॉर द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इन्होंने आपको ऐसे दे दिया है अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में दिख ही रहा है, और इन्होंने नरेशन लिख दिए 30 लाख 10% डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ 25 लाख। ऐसा इन्होंने दे दिया, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, MCQ 1 नंबर का। कुछ भी नहीं करना है भाई, आपने 30 लाख के डिबेंचर इशू किए थे, उनको आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा है, ठीक है। तो यहां क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन नहीं, आपने डिबेंचर्स रखे हैं यहां पे, तो यहां पे डिबेंचर्स की एंट्री बनेगी। क्या बनेगी डिबेंचर्स की एंट्री? कौन सी वाली? सेकंड। यहां लिखना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने %? 10% डिबेंचर्स, ठीक है।
हमेशा कोलेटरल सिक्योरिटी की यदि एक एंट्री पूछे तो ये वाली बनाना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रेट ऑफ डिबेंचर्स। कितने का डिबेंचर्स आपने? 30 लाख। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ऐसा एमसीक्यूज भी आ सकता है। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी की एक जनरल एंट्री पूछे तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स बनाना है। और डिबेंचर्स में क्या आता है? परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन और कोलेटरल सिक्योरिटी, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लमसम, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक डिबेंचर्स के वो सब भी अब बनाने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो और चैनल प्रमोट भी हो। ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।